सभी को। और नया साल सही बढ़िया से शुरू हुआ है। चलो मालिक से दुआ करते हैं कि आपका नया साल आपके लिए बहुत बहुत तरक्कियां लेकर आए। हाँ, तो अपना काम था वेव, तरंगें पढ़ रहे थे, तरंगों में स्पेक्ट्रम बता दिया। आज उपयोग पढ़ने अपने को गामा तरंगों के। ठीक है, तो देखो गामा तरंगें। गामा तरंगें सबसे पहले तो हमने ये याद रखनी है, दो बातें मैंने बताई थी। नंबर एक कि जब भी इसका क्वेश्चन आता है तो वो पूछा जाता है किसका, विभेदन क्षमता, यानी पेनेट्रेटिंग पावर का पूछा जाता है कि पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ विच वेव और रेडिएशन बी मोर, कि कौन सी तरंगों की या कौन सी किरणों की विभेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो उसमें ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें एक ऑप्शन कौन सा मिलता है तुम्हें, गामा। दूसरी, अगर आपसे पूछा जाए कि आयनन विभव, और आयनन विभव जो होता है वो इसका क्या होता है, कम। आयनन विभव का मतलब होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये कम, और ऊपर वाली चीज क्या होती है, ज्यादा। और आयनन विभव अगर ज्यादा पूछे, तीन कण होते हैं रेडियो सक्रिय, अल्फा, बीटा, गामा। इसका आयनन विभव कम और इसका क्या होता है, ज्यादा। बस सिंपल सिंपल बातें थोड़ी दिमाग में रखो। अब बात आती है इसके उपयोग। उपयोग में अगर बात करें तो गामा किरणें, गामा तरंगे सबसे ज्यादा कहां प्रयोग होती है, कैंसर थेरेपी में। बताई थी तुम्हें कि कीमोथेरेपी, कि जो आपकी कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है, तो कीमोथेरेपी में कौन सी किरणें प्रयोग होती है, गामा। ठीक है, और कीमोथेरेपी किसके उपचार के लिए होती है, कैंसर, क्योंकि कैंसर होने के बाद बंदे को गम क्या हो जाता है, ज्यादा। और ये चीज कब होती है, तो 60 में आके, तो कोबाल्ट 60 से पैदा की जाती है। कि कैंसर के उपचार के लिए जो गामा तरंगें पैदा होती है वो कौन से समस्थानिक से होती है, तो कौन से समस्थानिक से होती है, कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 वो तत्व समस्थानिक है जिससे गामा किरणें क्या की जाती है, पैदा की जाती है, ये याद रखना है। और इससे जब उपचार होता है तो खास तौर पर कौन सी कैंसर का किया जाता है, तो ये आपने याद रखना है, ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर में उपचारित कौन से कणों को किया जाता है, कौन सी रक्त कणिकाओं को किया जाता है, कि विच रेड ब्लड सेल, विच ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड बाय दिस रेडिएशन। तो इनसे जो रक्त कणिकाएं सही की जाती है वो कौन सी सही की जाती है, आरबीसी, यानी रेड ब्लड। ठीक है, और इनके लिए ठीक किसको करना होता है, कि जो हमारी बॉडी में विटामिन B12 की क्या है, थोड़ी बहुत कमी होने के कारण प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। तो खास तौर पे कंट्रोल किसको करती है, एनीमिया। याद रखना कि ये जो चीज है ये किसको ठीक करने में काम करती है, एनीमिया। और एनीमिया में खास तौर पर एक एनीमिया कौन सा बताया मैंने, सिकल सेल एनीमिया। ये जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये खास तौर पर किसको प्रभावित करता है, आरबीसी को। कि आरबीसी रेड ब्लड सेल को प्रभावित करने वाली एनीमिया कौन सी होती है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, याद रखना। और सिकल सेल एनीमिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है ये भी बताया था तुम्हें, खास तौर पर सप्लीन। ठीक है, कि सप्लीन खराब हो जाए तब खास तौर पर यह विकार सबसे ज्यादा पैदा होता है, क्योंकि सप्लीन को, प्लिया को खराब करने का काम कौन सी एनीमिया करती है, सिकल सेल एनीमिया। इसमें आरबीसी का आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है, किस जैसा हो जाता है, अर्धचंद्राकार द्रांति जैसा हो जाता है। ठीक है, बस ये याद रखना है। तो ये खास चीज थी। वैसे जो प्लिया होती है इसको क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान बोलते हो तुम किसका, आरबीसी का। वैसे ये कब्रिस्तान नहीं होता, ये रिपेयर सेंटर होता है।
कि जो आरबीसी का रिपेयर सेंटर माना जाता है वो कौन सी चीज मानी जाती है? स्प्लीन। वैसे हम तो कह देते हैं कब्रिस्तान। कब्रिस्तान तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आरबीसी डंकी ना हो तो उसे क्या है? खत्म कर देना या हटा देना। हटाने का मतलब है बदलाव कर देना। तो आरबीसी का बदलाव किस में होता है ये भी याद रख लो कि आरबीसी का जीवन काल आपने पढ़ा है कितने दिन होता है? 120 दिन, यानी 4 महीने, 4 माह, 4 मंथ। इसके बाद आरबीसी कहां जाती है? तो सीमन कन्वर्जन में जाती है। ये याद रखना, 120 दिन के बाद जो आरबीसी कन्वर्ट होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? सीमन में कन्वर्ट हो जाती है। याद रखना, तो ये कन्वर्जन होता है, ना कि मरना। ठीक है, तो कन्वर्जन बोला जाता है इसे। ठीक है, आगे। और गामा किरणें कहां काम आती है? कि जहां कहीं भी किसी जगह उच्च क्रिया के साथ या उच्च ऊर्जा के साथ विभेदन करना हो, यानी जैसे नाभिकीय अभिक्रियाओं में लिख लो कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में विभेदन। यह भी आता है कि जो कई ऐसी अभिक्रियाएं होती है नाभिकीय अभिक्रियाओं में विभेदन के लिए, कि जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें विभेदन का जब कार्य किया जाता है तो किससे किया जाता है? गामा रेडिएशन से। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे आती है एक्सरे। एक्सरे का खोजकर्ता कौन है? रोंटगन। एक्सरे कहां आती है? क्योंकि एक तो तुम पढ़ते ही आए हो कि अगर कहीं गिर गए, चोट लग गई, तो हर बंदा कोई कहता है कि बोले एक्सरे तो करवा ही ले कम से कम। इसका मतलब क्या है? दिल्ली भाषा का शब्द है ये। किसी को चोट लग जाए, कोई गिर के टूट जाए, ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले यही कहा जाता ना कि क्या करवाई जाए? एक्सरे। तो एक्सरे किरणें, एक्सरे जो किरणें हैं, ये हिस्सा किसका है? पहले तो याद रखो, ये हिस्सा EMW स्पेक्ट्रम का है। नंबर 2, उपयोग क्या क्या है? तो सबसे पहले उपयोग हड्डियों के चित्रण ऐसे आ सकता है। दूसरा, मानव कंकाल चित्रण, यूं भी लिख सकता है कि हड्डियों के चित्रण के लिए, मानव कंकाल के चित्रण के लिए कौन सी किरणें उपयोग में लाई जाती है? तो एक्सरे लाई जाती है। और इसके अलावा एक्सरे और कहां काम करती है? एक्सरे काम करती है एक्सरे वेल्डिंग के लिए, कि जो एक्सरे वेल्डिंग की जाती है, एक्सरे वेल्डिंग कहां होती है? समंदर की गहराई में होती है। एक्सरे, एक्स किरणें कहां उपयोग की जाती है? एक्सरे वेल्डिंग में की जाती है। किस जगह की जाती है? तेल व गैस पाइप के लिए, कि जो तेल और गैस पाइप होती है गहरे पानी के समंदर में, जो गहरे पानी के समंदर में जो भी लाइन बिछाई जाती है, जो गैस पाइपलाइन होती है या ऑयल पाइपलाइन होती है, उनकी वेल्डिंग अंडर वाटर की जाती है। वो किससे की जाती है? एक्सरे से की जाती है। ठीक है, तो ये खास तौर पे एक्सरे का खेल है। अब एक्सरे पैदा कैसे होती है ये याद रखना, इसका पैदा होने का जरिया क्या है? एक तो है सूरज। अब मान लो हमने लेबोरेटरी में पैदा करना है, तो वो तो छाया में, सूरज कहां से ले आए वहां? तो वहां क्या किया जाता है? एक आवेश की किरण छोड़ी जाती है जो धातु पट्टी से टकरा के पैदा करती है और वापिस आती है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी एक्सरे करवाई जाती है तो एक मेटल पट्टी दी जाती है आगे कि आप यहां लगाओ, तो वो हार्ड मेटल होती है। तो क्या की जाती है? एक फोटो से खींचता है। वो फोटो खींचने का मतलब वो किरण छोड़ता है, किसकी? आवेश की। तो वो आवेश की किरण उस धातु परत से टकराता है, तो वहां से एक्सरे पैदा होती है और वो बैक जाती है। बैक जाके क्या देती है? आपके हड्डियों का या कंकाल का चित्रण देती है। तो एक्सरे पैदा होने का जरिया क्या है? तो क्या होगा? गतिशील आवेश, कि जो आपके गतिशील आवेश हैं, गतिशील आवेश पुंज, गतिशील आवेश पुंज ठोस धातु सतह से टकराए, ठोस धातु सतह से टकराए, तब पैदा होती है क्या? आपकी एक्सरे। ये पैदा होने का जरिया है। तो क्वेश्चन आएगा
कि आवेश पुंज का मतलब होता है बीम ऑफ चार्ज स्ट्राइक टू हार्ड मेटल सरफेस प्रोड्यूस विच रेज, कि जब कोई आवेश की पुंज आएगी और वो धातु की ठोस सतह से टकरा रही है तो कौन सी किरणें पैदा करेगी वहां से, तो कौन सी किरणें पैदा करेगी आपकी एक्सरे। तो एक्सरे जो करवाया जाता है वो इसी आधार पे होता है, क्या छोड़ी जाती है, एक आवेश पुंज छोड़ी जाती है। ठीक है, इसी तरीके से एक नाम सुना होगा तुमने CRO, वो होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उसमें भी आवेश छोड़े जाते हैं और आवेश छोड़े जाते हैं वो पर्दे पे स्क्रीन पे काम करती है। जब तुम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा करते हैं कि जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है वो किस पे काम करते हैं, तो वो किस पे काम करते हैं, CRO पे, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहते हैं उसे। ठीक है, वो याद कर लेना थोड़ा आगे। एक्सरे के बाद कौन सी चीज बताई थी तुम्हें, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट का मतलब है आपके पास क्या, पराबैंगनी विकिरणें। पराबैंगनी विकिरणों की खोज किसने की, पराबैंगनी विकिरणें, अल्ट्रावायलेट रेज और रेडिएशन, दो वर्ड लगते हैं, रेडिएशन भी कह सकते हो रेज भी कह सकते हो। इनकी खोज किसने की है, रिटर। कहा था ना कि प्रायों की रट लगाते हैं हम, तो प्रायों की रट का मतलब है पराबैंगनी रिटर। ठीक है, अब बात आती है पराबैंगनी विकिरणें आपके पास हिस्सा किसका है, पहले नंबर तो यही पूछा जाता है, इट इज द पार्ट ऑफ फ्रॉम द सनलाइट, इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों का हिस्सा है, पहले तो ये याद रखना है। अगर आपसे पूछे हम इसको पैदा कहां कर सकते हैं, इसको पैदा किया जा सकता है, पैदा कैसे होती है ये, नंबर एक, ये तो सिंपल कौन सी लाइटें हैं जो छत पे लगी और ये नीचे रखी हुई है, कौन सी लाइटें हैं ये LED है, लाइट इमिटिंग डायोड सही है। ठीक है, इसके अलावा कहीं देखा होगा तुमने कि जो नींग होते हैं और जो गतका पार्टी होती है वो करतब दिखाती है तो उसमें वो टुप्पे फोड़ते हैं, होता है ना करतब में, तो वो जो टूप फोड़ते हैं, वो जो टूप होती है उसमें जो प्रकाश पैदा होता है वो कौन सी किरणों के कारण पैदा होता है, आपने याद क्या रखना है, पराबैंगनी विकिरणें। तो लिख लो कि जो आपकी मरकरी ट्यूब्स होती है, क्योंकि वो मरकरी ट्यूब्स है, उनको मरकरी ट्यूब कहा जाता है, कि मरकरी ट्यूब में प्रकाश पैदा होता है, कि जो प्रकाश पैदा होता है किस किरण के कारण या किस तरंग के कारण, तो वो जो किरण होती है वो कौन सी किरणें होती है आपकी, यही होती है। तो नंबर एक तुम्हें पैदाइशी कारण मिल गया कि ये कहाँ पैदा होती है, आपकी मरकरी ट्यूब में पैदा होती है। नंबर दो, कभी आपने आर्क वेल्डिंग देखी होगी, जो टर टर टुच मारते रहते हैं, तो उसमें क्या स्पार्क निकलती है, यानी एक चमक पैदा होती है, लगातार अगर तुम उस चमक को देख लो तो तुम्हारी आंख रड़कने लगती है, इसका मतलब है आर्क वेल्डिंग में कौन सी तरंगें या किरणें पैदा होती है, अल्ट्रावायलेट होती है। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या होता है, वैद्युत वेल्डिंग बोलते हैं, इसे याद कर लेना कि आर्क वेल्डिंग किसकी सहायता से होती है, विद्युत की सहायता से, इसका नाम होता है वैद्युत वेल्डिंग। ये जो वैद्युत वेल्डिंग है इसमें कौन सी किरणें पैदा होती है, तो अल्ट्रावायलेट होती है। ये हो गए हमारे दो कारक। अब बात आती है कि धरती पे जो पहुंचती है वो किससे आती है, सूर्य से आती है। अगर आपसे पूछे नंबर 3 कि धरातल पर पराबैंगनी किरणें कहां से आती है, तो धरातल पर कहां से आती है, सूर्य के प्रकाश से आती है। धरातल पर जो आती है वो कहां से आती है, सूर्य के प्रकाश से। और सूर्य के प्रकाश से आने वाली कितनी अल्ट्रावायलेट है, याद रखना 3 कैटेगरी बनाई जाती है, A, B और C। तो धरती पे कौन सी आती है, C आती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, HSC पूछती है कि धरती पर पहुंचने वाली पराबैंगनी विकिरणें कौन सी है, तो कौन सी होती है, अल्ट्रावायलेट C, UVC बोलते हैं इसे, ऐसे लिखी जाती है UVA, फिर लिखी जाती है UVB, एक लिखी जाती है UV और क्या C। तो C का मतलब क्या है, इसकी विभेदन क्षमता सबसे कम है, और जो A है इसकी विभेदन क्षमता क्या है, सबसे ज्यादा। तो क्वेश्चन ये आया हुआ है कि कौन सी पराबैंगनी विकिरणें सबसे ज्यादा घातक है, घातक का मतलब डेंजरस है, हार्मफुल है, तो वो कौन सी होती है, A। और सबसे कम नुकसानदायी होती है वो कौन सी होती है, C। धरती पे पहुंचने वाली पूछे तो भी उत्तर क्या याद रखना है तुमने, C।
अब धरती पे पहुंच के ये काम क्या करती है, कार्य पढ़ने हमने। कार्य क्या क्या हो सकते हैं। कार्य नंबर 1, कार्य पहला कार्य क्या करती है भाई, व्हाट्स द वर्क ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। मान लो नवजात शिशु है, न्यूबॉर्न बेबी है, जो फोइटस है, फोइटस के बाद वो कुछ दिन बीत जाते हैं तो उसका शरीर नीला नीला सा रहता है, तो क्या करते हैं, उसे धूप में छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं, ताकि उसकी हड्डियां मजबूत हो जाए। अब हड्डियां मजबूत करने का विटामिन कौन सा होता है, विटामिन डी, क्योंकि हमारी बॉडी में एक ही विटामिन नेचुरली बनता है, कौन सा बनता है, विटामिन डी। कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो विटामिन डी है कौन से सूर्य भाग से पैदा होता है, कौन से सूर्य प्रकाश के भाग से पैदा होता है, कि कौन से सूर्य प्रकाश के भाग से पैदा होती है। कि जो विटामिन डी है ये कौन से सूर्य प्रकाश के भाग से पैदा होती है, तो उत्तर है तुम्हारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सूर्य प्रकाश में कभी भी पूछे, वैसे तो सूर्य प्रकाश है, लेकिन सूर्य प्रकाश में भी पूछे कि किससे पैदा होती है, तो उत्तर क्या याद रखना है तुमने, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी किरणों से होती है। कैसे, विटामिन डी किससे पैदा होती है तुम्हारे शरीर में, एक हार्मोन से। कौन से हार्मोन से पैदा होती है, इर्गेस्टिरोल। याद कर लो कि जो हार्मोन बॉडी में इर्गेस्टिरोल है इसका कन्वर्जन कैल्सीफेरोल में कौन चेंज करता है, कैल्शियम के साथ मिला के, तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यही वो इर्गेस्टिरोल है जो कैल्शियम से संलग्न होकर, एसोसिएट होकर अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में तुम्हें क्या प्रोवाइड करवाती है, विटामिन डी। तो यही पूछा जाता है, विटामिन डी मानव शरीर में बनने का कारण क्या है। हार्मोन पूछे तो उत्तर क्या याद रखना तुमने, इर्गेस्टिरोल। और सूर्य प्रकाश का भाग पूछे तो क्या याद रखना तुमने, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी विकिरण। ये दोनों किस धातु के साथ संलग्न होकर बदलाव करती है, कैल्शियम। तो नाम तभी बनता है कैल्सीफेरोल। इसीलिए वर्ड पढ़ते हो तुम, विटामिन डी भी कई कैटेगरी की होती है, 4-5 कैटेगरी में पढ़ी जाती है, लेकिन तुम्हारे जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ एक ही कैल्सीफेरोल का आता है। कौन सा, विटामिन डी, सिंपल कैल्सीफेरोल, कैल्शियम के साथ इर्गेस्टिरोल, तभी इसको क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरोल। ये वर्ड आता है कैल्सीफेरोल, किसके साथ मिलके बनी है, इर्गेस्टिरोल प्लस कैल्शियम विद अल्ट्रावायलेट। नंबर 2, यानी ये अब निर्माण किसका करती है, मानव कंकाल का। कि मानव कंकाल में, मानव कंकाल निर्माण और विकास दोनों में वर्ड याद रखना है, निर्माण करने में भी और विकास करने में भी सूर्य प्रकाश का भाग, सूर्य प्रकाश का जो भाग है वो कौन सा कार्य करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन करती है। ठीक है, उसके बाद और कहाँ काम आती है ये अल्ट्रावायलेट, धरती पे तुम्हें बचाती भी तो है, बाकी जो डेंजरस अल्ट्रावायलेट आती है उनसे तुम्हें प्रोटेक्ट करती है। तो क्या बनाती है, ओजोन परत। कि ओजोन परत का निर्माण, कि जो ओजोन परत के निर्माण, ओजोन परत के निर्माण में कौन सा सूर्य प्रकाश का भाग योगदान देता है, अल्ट्रावायलेट, यानी जिससे पैदा होती है उसी को रोक लेती है। तो वो आपकी परत कौन सी है, ओजोन लेयर। ओजोन परत किससे पैदा होती है, अल्ट्रावायलेट, तो रोकती भी किसको है, अल्ट्रावायलेट। ओजोन परत के निर्माण में होता क्या है, ऑक्सीजन का बदलाव किस में होता है, ओजोन में होता है। यानी ये 3 तो ये 2 किसकी सहायता से हो रहा है, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, अब जो सांद्रता होती है ओजोन परत की, बता रखा है किस में मापी जाती है, ओजोन लेयर कंसंट्रेशन भी मेजर इन, हाँ, ओजोन परत की सांद्रता, कि जो ओजोन परत की सांद्रता का मापन किस में होता है, ओजोन परत की सांद्रता का मापन किस में होता है, डॉब्सन में होता है, और जिसको किस से लिखा जाता है, कैपिटल डी और फिर बी। ठीक है, तो डी भी इसकी क्या है, इकाई होती है, डॉब्सन बोला जाता है। याद रखो, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद अगर कह दे कि प्रयोगशाला में ओजोन प्राप्त की जाती है किससे, लिख लो क्वेश्चन, बड़ा धाकड़ है।
ये तो तुमने पढ़ा वायुमंडल का, वायुमंडलीय परत। अगर क्वेश्चन आए कि प्रयोगशाला में ओजोन बनाई जाती है, प्रयोगशाला में ओजोन बनाई जाती है, तो प्रयोगशाला में ओजोन किससे बनाई जाती है? अभी लिख लो, ओजोनाइजर बैटरी की जो प्रयोगशाला में ओजोन तैयार की जाती है। ओजोन बहुत काम में आती है। कैसे काम आती है? जैसे हाथी दांत होते हैं, हाथी दांत के जो ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं उनको साफ किया जाता है। तो किससे किया जाता है? ओजोन से किया जाता है। दूसरा, फ्लोर मिल, आटे की जो मिल चलती है, आटे का रंग साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओजोन। तो ओजोन ब्लीच करने के काम आती है। ठीक है, तो जो ओजोन बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? याद कर लो, ओजोनाइजर, ओजोनाइजर बैटरी की जो ओजोनाइजर बैटरी होती है उससे बनाई जाती है क्या? ओजोन। और यही तरीका है O2 किस में बदलती है? O3। तो यही क्वेश्चन बनता है कि जो O2 और O3 क्या है, तो ये दोनों ऑक्सीजन के अपरूप है। अगर आपसे पूछे ओजोन क्या है, ऑप्शन नीचे आएगा वायुमंडल की परत, दूसरा ऑप्शन आएगा ऑक्सीजन का अवरूप, तीसरा आएगा ऑक्सीजन का समरूप। ठीक है, इसी तरीके से पूछेगा ऑक्सीजन का घटक। तो ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन का अपरूप। ठीक है, अपरूप का मतलब क्या होता है? एलोट्रोप। तो ऑक्सीजन का एलोट्रोप होती है क्या? ओजोन। परत नहीं है, परत तो बनती है। अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछे, लिख लो, काम आएगा ओजोन क्या है। ये अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज ओजोन, ये अगर क्वेश्चन कोई पूछता है व्हाट इज ओजोन, तो ओजोन अगर क्या है तो ये आपने याद रखना है, ऑक्सीजन का अपर रूप, एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। कि एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन कहा जाता है किसको? ओजोन को। ठीक है, अब ओजोन काम क्या करेगी ये आपने याद रखना है। ओजोन एक तो काम कर रही है अल्ट्रावायलेट, तो आपने लिख लिया। ओजोन परत की डिप्लेशन किससे होती है ये भी याद कर लो कि ओजोन की डिप्लेशन किससे होती है, बता रखा है तुम्हें, तो बता। ओजोन परत को नुकसान किससे होता है? इस कमरे में चीज मौजूद है, वो है इस कमरे में भी ओजोन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ओजोन कोई काम की नहीं है। क्वेश्चन आता है कि कौन सी ओजोन साफ शुद्ध मापांक की होती है, यानी कौन सी ओजोन है जो हमारे लिए लाभदायक होती है, तो वो होती है आपके पास समताप मंडल की। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर की। कि स्ट्रेटोस्फीयर की जो ओजोन होती है वो सबसे अच्छी ओजोन होती है। क्यों? क्योंकि वो ओजोन यूजफुल होती है और काम लेने में सबसे आसान होती है, उसकी कंसंट्रेशन हमें हार्म नहीं करती। और इस कमरे में बनी हुई भी ओजोन होती है, जिससे आपको कैसा महसूस होता है? जैसे भीड़ वाली जगह होती है, कई बार देखा होगा, कहीं हॉल होते हैं, कॉन्सेंट हॉल होते हैं। अब सर्दियां हैं, सर्दियों में मान लो कहीं भंडारा लग रहा है, भीड़ भाड़ वाली जगह है, भीड़ बहुत हो रही है, तो उमस हो जाती है एकदम से। ठीक है, और जिसके कारण तुम्हें क्या है? उल्टी आने की आदत कई लोगों में होती है, सिर चकराना, चक्कर आना, ऐसी कंडीशन पैदा होती है, तो ओजोन के कारण ही होती है भीड़ में। तो यहाँ भी ओजोन जनरेट होती है, लेकिन ये ओजोन क्या होती है? हार्मफुल। अब बात आती है कि ओजोन परत को नुकसान कौन करती है? ओजोन लेयर डिप्लेटेड बाय